फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं धारा का रासायनिक प्रभाव। तो फ्रेंड देखते हैं रासायनिक प्रभाव क्या होता है। देखिए दोस्तों, जब भी हम किसी ठोस में धारा प्रवाहित करते हैं तो ठोस में कोई भी केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, परंतु दोस्तों कुछ द्रव ऐसे होते हैं जिनमें जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उस द्रव में रासायनिक अभिक्रिया होने लगती है और रासायनिक अभिक्रिया होने के फलस्वरूप वह द्रव अपने आयनों में यानी कंपाउंड में विभक्त हो जाता है। तो ऐसे द्रव को हम कहते हैं दोस्तों वैद्युत अपघट्य द्रव, और इस क्रिया को हम कहते हैं वैद्युत अपघटन। और दोस्तों ये जो घटना होती है धारा प्रवाहित करने पर उस द्रव में केमिकल रिएक्शन का होना और अपने आयनों में विभक्त हो जाना, इसे हम कहते हैं धारा का रासायनिक प्रभाव। तो दोस्तों द्रव धारा के अकॉर्डिंग 3 प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है। पहले होते हैं कुछ अलग द्रव जो अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते। दूसरा होता है सुचालक द्रव, यानी कि जो अपने में से धारा का प्रवाह होने देंगे। और तीसरे होते हैं वैद्युत अपघट्य द्रव, यानी कि जो अपने में से धारा का प्रवाह तो करेंगे, साथ ही साथ इनमें क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगी और ये द्रव अपने कंपाउंड में या अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इनको हम कहते हैं वैद्युत अपघट्य द्रव, ठीक है, या और इस प्रभाव को हम कहते हैं धारा का रासायनिक प्रभाव। तो फ्रेंड कुछ केमिकल होते हैं जैसे कि H2SO4 का विलयन यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का जो विलयन होता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड में जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, जब धारा प्रोवाइड की जाती है दोस्तों, तो ये H2SO4 जो है ये अपने H+ आयन और SO4- आयन में विभक्त हो जाता है दोस्तों। तो ऐसे द्रव को हम कहते हैं वैद्युत अपघट्य द्रव और इसे हम कहते हैं धारा का रासायनिक प्रभाव। ठीक है फ्रेंड, इससे पहले दोस्तों मन में सवाल ये उठ रहा होगा आपके कि ये आयन में विभक्त होना क्या होता है। तो फ्रेंड देखिए, कोई भी एक पदार्थ जब उदासीन बनता है, कहने का मतलब देखिए एग्जांपल के लिए मान लीजिए जो H2 और SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो देखिए यहां पर ये सल्फ्यूरिक एसिड दो कंपाउंड से मिलकर बना है, एक है हाइड्रोजन पहला और दूसरा है सल्फेट आयन। ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन के पास 2++ चार्ज थे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी और ये धनात्मक बन के बैठा हुआ था। उसी प्रकार जो SO4- आयन है, ये माइनस चार्ज था इसके पास, यानी कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता थी। तो SO4 आयन को बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन देना था और H++ आयन को 2 इलेक्ट्रॉन लेना था। तो ये H+ और SO4- दोनों आपस में जुड़ गए, क्योंकि एक को 2 इलेक्ट्रॉन की क्या थी, कमी थी, एक के पास क्या थी, 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता थी। दोनों आपस में बॉन्ड बनाकर क्या बना लिए, H2SO4 बना लिए। तो जब इनमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, धारा प्रवाहित करते हैं, तो ये जो H2SO4 है क्या, ये जिनसे मिलकर बना है, यानी कि H+ आयन और किससे, SO4- आयन से मिलकर बना है। तो ये अपने अवयवी घटकों में क्या होगा, विभक्त हो जाएगा, यानी कि H+ अलग हो जाएगा और SO4- अलग हो जाएगा। तो इसको कहते हैं क्या, वैद्युत अपघटन। क्लियर है फ्रेंड। और धारा प्रवाहित करने पर किसी भी द्रव का अपने अवयवी घटकों में विभक्त हो जाना, इसको कहते हैं क्या, विद्युत अपघटन, और उस द्रव को कहते हैं वैद्युत अपघट्य, और इस प्रभाव को हम कहते हैं धारा का रासायनिक प्रभाव। क्लियर है दोस्तों। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डिटेल से धारा का रासायनिक प्रभाव। तो फ्रेंड देखिए, पहला है हमारे पास क्या, वैद्युत अपघटन। तो मैंने अभी भी बताया आपको कि जब किसी विद्युत अपघट्य में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह अपने आयनों में अपघटित हो जाता है। तो इस क्रिया को हम कहते हैं वैद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलिसिस। किसी भी वैद्युत अपघटित द्रव में धारा प्रवाहित करने पर उसका अपने आयनों में विभक्त हो जाना, इसको हम कहते हैं वैद्युत अपघटन, यानी कि वो अपने प्लस और माइनस आयन में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला दोस्तों इलेक्ट्रॉन। देखिए दोस्तों, जब भी किसी वैद्युत अपघट्य द्रव में धारा प्रवाहित की जाती है तो डायरेक्ट द्रव में धारा प्रवाहित नहीं की जाती। धारा प्रवाह करने के लिए हम धातु के 2 अलग अलग टुकड़े लेते हैं और इन्हीं धातु के 2 अलग अलग जो टुकड़े हैं, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस।
जो कि आंशिक रूप से क्या होते हैं, उस विलयन में डूबे होते हैं। कौन से विलयन में दोस्तों, वैद्युत अपघट्य द्रव में डूबे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि H2SO4 का मैंने विलयन लिया, उसमें धारा प्रवाहित करने हैं, तो धातु के दो क्या लिए मैंने, अलग अलग टुकड़े लिए, इनको आंशिक रूप से उस द्रव में मैंने डुबा दिया। एक होगा प्लस टर्मिनल, एक होगा माइनस टर्मिनल दोस्तों, ठीक है। तो ये जो धातु के जो टुकड़े हैं दोस्तों, इन्हीं को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड, जिनकी सहायता से हम किसी भी वैद्युत अपघट्य द्रव में धारा प्रवाहित करते हैं। दोस्तों एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। जो दोस्तों प्लस होता है उसको हम नाम देते हैं एनोड, जो होता है माइनस उसको हम नाम देते हैं कैथोड। क्लियर है फ्रेंड? तो ये तो हो गया हमारे पास कुछ डेफिनेशन कि वैद्युत अपघटन क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, एनोड क्या होता है। वह इलेक्ट्रोड जो बैटरी के धन टर्मिनल जुड़ा रहेगा, जो धनात्मक रहेगा, उसे हम कहेंगे एनोड। एक होता है कैथोड, जो क्या रहेगा, ऋणात्मक टर्मिनल रहेगा, उसे हम कहते हैं क्या, ठीक है, कैथोड। तो दोस्तों ये हो गया कुछ डिफरेंशिएशन धारा का रासायनिक प्रभाव। अब दोस्तों हमको इसके अंदर पढ़ना क्या है, CGPSC या ACF में हमको बहुत बड़ा, देखिए चैप्टर तो बहुत बड़ा है, बट हमको इतना कुछ नहीं पढ़ना। हमको इसमें से पढ़ना है क्या, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, ठीक है, और प्राथमिक सेल के अंतर्गत आने वाले कुछ सेल हैं, ठीक है, जिनको हमको पढ़ना है दोस्तों। तो फ्रेंड ये जो प्राथमिक सेल है और द्वितीयक सेल होते क्या है, तो पहले तो हम देखते हैं कि सेल क्या होता है, बैटरी क्या होती है। तो फ्रेंड इन कॉमन जनरल सभी को पता है बैटरी क्या होती है। तो बैटरी दोस्तों क्या होती है, बैटरी एक केमिकल से बना हुआ एक चीज होता है, एक वस्तु होता है, जिससे हम धारा प्राप्त करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी हम उससे गेन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्या, बैटरी या सेल। क्लियर फ्रेंड? ठीक है फ्रेंड। तो सेल या बैटरी होती क्या है दोस्तों, सेल या बैटरी एक ऐसा पदार्थ है या ऐसी युक्ति है, ठीक है, ऐसा केमिकल युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यानी उसके अंदर दोस्तों केमिकल भरा होता है और उस केमिकल के अंदर कुछ रिएक्शन होते हैं बैटरी के अंदर में, और उस केमिकल रिएक्शन के कारण हमको क्या मिलती है, विद्युत ऊर्जा यानी करंट मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि सेल एक ऐसी शक्ति है जो कि रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, और हम इलेक्ट्रिसिटी पाते हैं। तो इसको हम कहते हैं क्या, विद्युत रासायनिक सेल। दोस्तों बेसिकली जो ये सेल जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक सेल और दूसरा होता है द्वितीयक सेल। दोस्तों जो प्राथमिक सेल होते हैं ये ऐसे सेल होते हैं जिनको हम दोबारा से चार्ज नहीं कर पाते, जिनका एक बार यूज करने के बाद उसके अंदर का जो केमिकल है उस केमिकल की सांद्रता कम होती जाती है, और जैसे ही उसकी सांद्रता खत्म हो जाती है तो इस सेल से हमको फिर से इलेक्ट्रिसिटी मिलना बंद हो जाता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा मिलना बंद हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे सेल जिनको हम दोबारा चार्ज नहीं करते, ठीक है, यानी कि उसके अंदर का जो केमिकल है, केमिकल रिएक्शन, वो अनुत्क्रमणीय होता है, ठीक है फ्रेंड। केमिकल रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय, यानी ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनको हम रिवर्स कर सके, ठीक है, रिवर्स कर सके। जैसे मान लीजिए पानी है, पानी H2 और O से मिलकर बना होता है, इनको तोड़ने पर वो H2 और O में क्या होगा, बटेगा। तो फिर से ऐसा रिएक्शन हम करते हैं यदि कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन फिर मिल जाए और फिर हमको क्या मिल जाए, पानी। तो H2 से पहले हमने H2 और ऑक्सीजन प्राप्त किया, जब रिवर्स किया तो फिर से क्या मिल गया हमको, पानी। तो दोस्तों ऐसी अभिक्रियाएं प्राथमिक सेल में नहीं होती हैं। तो प्राथमिक सेल में होने वाली अभिक्रियाएं क्या होती है, अनुत्क्रमणीय होती हैं, इनको हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। परंतु जो द्वितीयक सेल होते हैं, द्वितीयक सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, उत्क्रमणीय होने होती है, यानी कि रिवर्स होती है। यानी कि जो केमिकल जो डिस्ट्रॉय हो गए हैं वो केमिकल फिर से क्या होते हैं, बन जाते हैं दोस्तों। तो ऐसे सेल को हम कहते हैं क्या, द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल का दोस्तों एग्जांपल है घरों में यूज की जाने वाली बैटरी, टॉर्च सेल यूज करने की जाने वाली बैटरी। इनको जब हम एक बार यूज कर लेते हैं तो दोस्तों क्या होता है, सेल बेकार हो जाता है, उसको हम फेंक देते हैं, दोबारा उसको हम चार्ज नहीं कर सकते। परंतु आजकल कुछ ऐसी बैटरी आने लगी है जिसको हम चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया प्राथमिक सेल, जिनको हम चार्ज नहीं कर सकते। परंतु फ्रेंड द्वितीयक सेल में क्या होता है, इसको हम दोबारा से चार्ज कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, जो गाड़ी की बैटरी होती है, वाहनों में जो बैटरी हम यूज करते हैं, ये बैटरी धीरे धीरे खत्म होती जाती है, परंतु जैसे ही गाड़ी चलती है तो फिर से दोबारा क्या होती है, ये चार्ज होने लगती है। तो इनमें जो केमिकल रिएक्शन होता है वो क्या होता है, वो उत्क्रमणीय होता है, वो केमिकल रिएक्शन रिवर्स होता है। तो जो केमिकल थे जो कि डिस्ट्रॉय होने लगे थे वो दोबारा क्या होते हैं, इसमें बनने लगते हैं दोस्तों। तो इसको हम कहते हैं द्वितीयक सेल। तो दोस्तों 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। तो दोस्तों हमको प्राथमिक सेल के अंडर में
पढ़ना है तो सिलेबस में दिया गया है, स्पेशली सीजीपीएससी में, एसीएफ में या 10th क्लास सीबीएसई में जो सिलेबस दिया गया है उसमें हमको पढ़ना है दोस्तों शुष्क सेल, इसी के अंतर्गत आता है लेक्लांसी सेल, इसी के अंतर्गत आता है दोस्तों लेक्लांसी सेल। दोनों दोस्तों ये दोनों सेल जो है शुष्क सेल और लेक्लांसी सेल, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज है। शुष्क सेल जो है वो लेक्लांसी सेल का ही परिष्कृत रूप है। जो दोष थे लेक्लांसी सेल में उसको दूर कर दिया, थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर में मॉडिफाई किया गया, तो जो सेल बना उसको हम शुष्क सेल कहते हैं। तो दोनों की क्रियाविधि दोस्तों समान है, बस बनावट में थोड़ा सा इसमें अंतर दोस्तों। तो हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्राथमिक सेल। तो दोस्तों इसके अंदर आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे, वो है पहला है लेक्लांसी सेल। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं लेक्लांसी सेल। तो सभी पता है प्राथमिक सेल क्या है, वह सेल जिनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को हम दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते, जो ये कह सकते हैं हम कि रासायनिक अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं दोस्तों, तो इनको हम कहते हैं प्राथमिक सेल। तो हम देखते हैं आज लेक्लांसी सेल को। तो फ्रेंड अभी देखते हैं हम लेक्लांसी सेल, जो कि प्राथमिक सेल का एग्जांपल है दोस्तों। इसमें आगे हम देखेंगे शुष्क सेल, जो उसी का आगे परिष्कृत रूप है, यानी कि जो दोष इसमें हमको मिलेंगे लेक्लांसी सेल में उसको हम दूर करेंगे किसमें, शुष्क सेल में दोस्तों। तो आगे हम देखते हैं लेक्लांसी सेल। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं इसकी संरचना किस प्रकार से होती है। देखिए आपके सीजीपीएससी में जो सिलेबस में दिया गया है वो ऑलरेडी संरचना बस है, आगे इसमें तुमको क्रियाविधि डिस्क्राइब नहीं करनी होती है, बट इसमें दोस्तों हम पूरा डिस्क्राइब करेंगे शुरू से लेकर अंत तक, तो देखते रहिए। तो देखिए फ्रेंड संरचना इस कुछ इस प्रकार से होती है। एक कांच का एक जार होता है दोस्तों इस प्रकार से, इस कांच के जार में NH4Cl का विलयन भरा होता है दोस्तों। ये देख रहे हैं आप अंदर में पूरा इस प्रकार से NH4Cl का विलयन है। यही NH4Cl जो है वो विद्युत अपघट्य द्रव का कार्य करेगा, यानी धारा प्रवाहित करने पर ये जो द्रव है, ये जो सॉल्यूशन है NH4Cl का, ये अपने अपघट्यों में टूटेगा दोस्तों, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पर NH4Cl का विलयन, ठीक है, ये अंदर भरा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर धातु के दो अलग अलग छड़ लिए गए हैं। एक जो छड़ है दोस्तों ये जिंक का है, यानी कि जस्ते का छड़ है, और दोस्तों एक छड़ है कार्बन का। तो देखो दोस्तों ये जो कार्बन की छड़ है वो इसके अंदर में एक पात्र और है, ठीक है दोस्तों, ये दिखाई दे रहा है हमको, ये कार्बन की छड़ है, ये जो रेड वाली है ये कार्बन की छड़ है। ये कार्बन की छड़ एक पात्र के अंदर में डूबी हुई है। यह पात्र रहेगा सरंध्र पात्र रहेगा दोस्तों, जैसे मटका होता है, मिट्टी का बर्तन होता है, इस प्रकार से ही कोई सरंध्र पात्र रहेगा, और उस सरंध्र पात्र के बीचों बीच अक्ष पर क्या रहेगा, कार्बन की छड़ रहती दोस्तों। तो ये सरंध्र पात्र है, इसके अंदर में दोस्तों यहाँ ये जो सरंध्र पात्र है इसके जो स्पेस है, यानी कार्बन की छड़ और पात्र के बीच जो भी स्पेस है, खाली जगह जो है, वो MnO2 और कार्बन के मिश्रण से भरा रहेगा दोस्तों, ठीक है फ्रेंड। क्या रहेगा, जो भी कार्बन की छड़ और सरंध्र के पात्र के बीच में जो स्पेस है वहां पर MnO2 और प्लस कार्बन, ठीक है, इन दोनों का मिश्रण अंदर में भरा होगा दोस्तों, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए एक जिंक की छड़ है, एक कार्बन का छड़ है, इसमें से एक कार्य करेगा किसका, एनोड का, यानी कि ऋण ध्रुव का, एक कार्य करेगा कैथोड का, एक कार्य करेगा एनोड का यानी कि धन ध्रुव का, एक कार्य करेगा कैथोड का यानी कि ऋण ध्रुव का, और NH4Cl विलयन का क्या होगा, यहाँ पर अपघटन होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या क्या और रखा हुआ है, तो MnO2 प्लस कार्बन का मिश्रण अंदर में भरा हुआ है। तो ठीक है फ्रेंड, ये तो हो गई संरचना। अब हम दोस्तों आगे देखते हैं इसकी क्रियाविधि क्या होती है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अभी क्वेश्चन ये आ रहा होगा हमारे दिमाग में कि हमने पढ़ा है सेल में बेसिकली तीन चीजें होती हैं, इलेक्ट्रोड होता है और क्या होता है, विलयन होता है, यानी कि विद्युत अपघट्य द्रव होता है। तो यहाँ पर ये जो MnO2 और जो कार्बन अलग से दिखाई दे रहा है, इसका क्या कार्य है अंदर में। तो दोस्तों ये जो MnO2 होता है ये विध्रुवक का कार्य होता है, क्या करता है, आगे हम देखेंगे इसके वर्किंग प्रोसीजर में कि विध्रुवक क्या है, वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है, और कार्बन क्या कार्य कर रहा है, इसको आगे हम क्रियाविधि में देखते हैं।
तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हमको देखना है यहाँ पर क्रिया विधि किस प्रकार से होगी। तो दोस्तों, जब भी इसमें से धारा ली जाती है तो विद्युत धारा पूरे परिपथ में अंदर से प्रवाहित होने लगती है। तो दोस्तों, धारा प्रवाहित होने पर क्या होता है, ये जो NH4Cl विलयन है अंदर में, ये NH4Cl विलयन का क्या होता है, अपघटन होता है। तो ये अपने अवयवी क्या होता है, आयनों में विभक्त हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो हम देखते हैं ये जो अमोनियम आयन है ये किस प्रकार से विभक्त होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा विद्युत अपघट्य क्या है, NH4Cl-। तो फ्रेंड, ये जो NH4Cl- है ना, इसका जब अपघटन होता है तो ये 3 चीजों में बढ़ता है दोस्तों। पहला होता है अमोनिया, NH3 मिलता है। दूसरा होता है हाइड्रोजन आयन मिलता है। और तीसरा मिलता है हमको क्लोरीन आयन। ठीक है दोस्तों, तो H में होता है H+ और Cl-। तो दोस्तों, जब भी NH4Cl विलयन का अपघटन होगा, यानी कि धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा, अपने आयनों में विभक्त होगा, तो हमको 3 चीजें मिलती हैं। अमोनिया मिलता है, H+ आयन मिलता है और Cl- आयन मिलता है। दोस्तों, अभी अभिक्रिया बैलेंस नहीं है। अभिक्रिया यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड को हमको बैलेंस करना है दोस्तों। तो फ्रेंड, इस अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में मैं यहां पर सामने 2 लगा देता हूं। देखिए, यहां भी 2 लगा दिया, यहां भी 2H+ होगा और 2Cl बैलेंस है दोस्तों। तो सामने 2 लगाने पर अभिक्रिया बैलेंस हो गया, इसलिए मैंने यहां पर 2 लगाया है। अब हम देखते हैं दोस्तों, जस्ते की छड़ पर अभिक्रिया क्या होगी और कार्बन की छड़ पर अभिक्रिया क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, इस NH4Cl विलयन माइनस में क्या क्या निकला है, H+ निकला है और अमोनिया आयन निकला है। ठीक है, तो यहां पर जो H+ आयन है दोस्तों, क्या होगा, ये जाने लगेगा कार्बन की छड़ की ओर। अभी देखिए दोस्तों, पहला हम लिखते हैं जस्ते की छड़ पर अभिक्रिया क्या होगी, देखते हैं पहले जस्ते की छड़ पर अभिक्रिया। ठीक है फ्रेंड, तो दोस्तों, जो जिंक होता है ना, ये जिंक Zn, ये फ्रेंड धारा प्रवाहित करने पर ये भी अपने आयनों में क्या होता है, विभक्त होता है। और Zn मिलकर बना होता है Zn के 2 आयन और 2 इलेक्ट्रॉन से। तो दोस्तों, Zn क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए दोस्तों, जो Zn जो है ये अभी उदासीन है। उदासीन क्यों है, इसका मतलब इसके पास 2+ आयन की कमी रही होगी। तो इसने क्या किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया होगा अपने, ठीक है, अपने पास, और ये क्या बन गया होगा, Zn बन गया होगा। तो दोस्तों, जब भी Zn का क्या होगा, अपघटन होगा, तो जो Zn जो है वो Zn++ आयन बनेगा। और जो 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के वो उदासीन बना हुआ था, उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अब वो रिलीज कर देगा दोस्तों। ठीक है, Zn जिन 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर उदासीन बन के Zn था, वो क्या किया, उसने 2 इलेक्ट्रॉन को अब रिलीज कर दिया और क्या बन गया, Zn++, यानी कि अपने आयनों में क्या हो गया, विभक्त हो गया Zn++ में और इलेक्ट्रॉन में। तो दोस्तों, यहां पर क्या बच गया, Zn++। तो Zn++ हमको मिल गया और इस वाले छड़ में, जस्ते की छड़ में क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन जो है वो जमा हो गए। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे वो जस्ते की छड़ में जमा हो गए और हमको क्या मिल गया है, Zn++ मिल गया है। क्लियर है फ्रेंड। तो देखिए, यहां पर इलेक्ट्रॉन जमा होते जा रहे हैं, किस में, जस्ते की छड़ में। तो दोस्तों, जस्ते की छड़ जो है वो विलयन के कंपैरिजन में वो ऋणात्मक होते जा रहा है। ठीक है, जस्ते की छड़ विलयन के कंपैरिजन में क्या होते जा रहा है, ऋणात्मक, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन आकर के जमा होते जा रहे हैं। क्लियर है फ्रेंड यहां तक। अब देखिए, यहां जो सॉल्यूशन था हमारे पास, इस सॉल्यूशन में क्या हुआ था, हमको क्या मिला था, 2H+ आयन हमको मिला था यहां पर। तो दोस्तों, ये 2H+ आयन जो है सॉल्यूशन में, ये अंदर प्रवेश करते हैं कहां, MnO2 और कार्बन की ओर। ठीक है फ्रेंड, तो इसका रिएक्शन हम आगे देखेंगे। पहले हम इस सेक्शन को यहां पर लिख लेते हैं। तो ये है 2NH4 और Cl। तो ये क्या बना था दोस्तों, ये बना था 2NH3 और 2 हाइड्रोजन आयन और 2 Cl- आयन। ठीक है फ्रेंड, तो आगे देखिए दोस्तों, हमने जस्ते की छड़ पर अभिक्रिया देख लिया है और ये है सॉल्यूशन, यानी कि विद्युत अपघटित द्रव है अंदर, इसमें किस प्रकार से अभिक्रिया हुई थी, ये दोनों अभिक्रिया हमको मिल गई है दोस्तों। ठीक है, अभी हम कार्बन की छड़ पर अभिक्रिया नहीं देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इसमें क्या होता है। तो फ्रेंड,
इन दोनों अभिक्रिया को हम कंबाइन करके लिखते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, इनको हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या मिलेगा, Zn और प्लस 2NH4Cl, ठीक है। ये दोनों मिल गए, देखिए क्या बनता है, यहां पर ये दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, यहां पर ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, यहां पर मिल जाएगा दोस्तों Zn NH3 4 ट्वाइस प्लस, ठीक है, और प्लस 2H प्लस 2Cl माइनस। दोस्तों जब इस अभिक्रिया को जो कि जस्ते की छड़ पर हुई है और जो अभिक्रिया सॉल्यूशन में हुई है, इन दोनों को हम कंबाइन करके लिखते हैं, दोनों को आपस में जोड़ देते हैं दोस्तों, तो Zn प्लस 2NH4Cl हो गया और इनको आपस में जोड़ दिए हम तो क्या क्या मिला दोस्तों हमको, Zn प्लस प्लस ये जुड़ गया 2NH3 से और इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया, ZnNH3 4 ट्वाइस प्लस। इसको बोलते हैं टेट्राएमीन जिंक आयन, इसको बोलते हैं टेट्राएमीन जिंक आयन। तो देखिए दोस्तों सॉल्यूशन में से अमोनिया निकल रहा था, तो ये अमोनिया क्या है, ज्वलनशील होता है दोस्तों, ज्वलनशील होता है, तो ये बहुत ही यहाँ डेंजर हो जाता है बैटरी के लिए, बैटरी फट सकता है दोस्तों। तो ये जो अमोनिया निकला, ये अमोनिया क्या हुआ, जिंक से मिल गया और जिंक से मिलकर क्या बन गया है, टेट्राएमीन जिंक आयन बन गया। तो यहाँ पर अब ये डेंजरस नहीं रह जाता है। तो दोस्तों अब क्या बच गया हमारे पास सॉल्यूशन में, 2H प्लस बच गया और क्या बच गया, Cl माइनस, ठीक दोस्तों। तो ये जो 2H प्लस आयन है दोस्तों, ये 2H प्लस आयन जो है चलने लगते हैं किस ओर, ये चलने लगते हैं किस ओर, कार्बन की छड़ की ओर चलने लगते हैं। तो देखिए वहां पर क्या मौजूद है हमारे पास, वहां पर MnO2 प्लस कार्बन का मिश्रण है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा जो कंफ्यूजन है कि यहाँ पर कार्बन क्यों हम डाल के रखे हैं, ये अब यहाँ पर दूर होगा। दोस्तों यहाँ पर कार्बन का चूर्ण जो डाल के रखे हैं, उसको डालने का पर्पस ये है, कार्बन का चूर्ण क्या है, वो H प्लस आयनों को क्या देगा, वो रास्ता प्रदान करेगा, कार्बन जो है वो चालकता को बढ़ाएगा, यानी कि वो H प्लस आयन को गति करने के लिए मार्ग प्रदान करेगा। दोस्तों कार्बन क्या होता है, धातु का सुचालक, तो वो क्या करेगा, वहां पर इसको सुगमता से प्रवाहित होने देगा H प्लस को, इसलिए यहां पर MnO2 में कार्बन मिलाया गया है ताकि जो आयन है वो मूवमेंट कर सके, ठीक है। तो यहां पर H प्लस आयन कहां चलने लगते हैं, MnO2 क्यों चलने लगते हैं। तो दोस्तों कार्बन की छड़ पर अभिक्रिया अब क्या होगी, देखिए कार्बन की छड़ पर अभिक्रिया, तो फ्रेंड कार्बन की छड़ पर क्या है हमारे पास, MnO2 है, ठीक है, कार्बन की छड़ पर MnO2 है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है। इससे अभिक्रिया कौन कर रहा है, यहां कौन जा रहा है, जो इस पूरे अभिक्रिया में रिलीज हुआ है क्या, 2H प्लस आयन, तो ये 2H प्लस आयन इससे मिल जाते हैं और दोस्तों क्या बनाएगा, देखिए ये बनाएगा Mn2O3 प्लस, ठीक, प्लस H2O, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए यहां जो जस्ते की छड़ पर अभिक्रिया हुई है उससे हमको Zn प्लस प्लस मिला, सॉल्यूशन में जो अभिक्रिया हुई उसमें क्या मिला, अमोनिया आयन मिला, 2H प्लस आयन मिला, क्लोरीन आयन मिला। तो दोनों को जब हम कंबाइन कर दिए तो क्या मिल गया हमको, Z टेट्राएमीन मिल गया, हाइड्रोजन आयन मिला, क्लोरीन आयन। दोस्तों ये जो 2H प्लस आयन थे ये किस ओर चलने लगते हैं, ये कार्बन की छड़ की ओर चलने लगते हैं, तो वहां पर MnO2 था, तो ये MnO2 से विक्रिया करते हैं और क्या बना लिए, Mn2O3 और H2O। तो अब ये आयन नहीं रह गया, अब ये H2O में कन्वर्ट हो गया है, तो जिसका जो चार्ज था प्लस प्लस चार्ज वो कहां गया दोस्तों, तो इस हाइड्रोजन आयन ने अपने प्लस प्लस चार्ज को कार्बन की छड़ को दे दिया, ठीक है फ्रेंड। यहां पर समझिएगा, यहां पर 2H प्लस आयन था, उसमें प्लस प्लस आयन था, तो अब यहाँ पर कंबाइन होकर वो H2O बना लिया, तो उसका जो प्लस प्लस आयन है, क्योंकि अब ये कंपाउंड, अब ये आयन नहीं रह गया, ये H2O बन चुका है, तो इसको अपने चार्ज को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो इसने चार्ज को दे दिया किसको, कार्बन की छड़ को। इसके पास कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज, तो इसने अपने प्लस चार्ज को दे दिया किसको, कार्बन की छड़ को। तो देखिए दोस्तों जो कार्बन की छड़ है वो सॉल्यूशन के कंपैरिजन में क्या होते जा रहा है, धनात्मक होते जा रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो हमने देखा था जिंक की छड़ पर इलेक्ट्रॉन जमा हो रहे थे, क्योंकि Zn क्या है, वो आयनों में क्या हुआ, विभक्त हुआ, और Zn प्लस प्लस और
बनाया और क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब रिलीज किया तो इलेक्ट्रॉन कहां जमा हो गए, जस्ते की छड़ में जमा हो गए। तो ये जो जस्ता का छड़ है ये सॉल्यूशन के कंपैरिजन में ऋणात्मक हो गया। अब जो यहाँ पर H++ आयन जो रिलीज हुए थे 2H+ आयन, ये आगे जाते हैं किस ओर, कार्बन की छड़ की ओर जाने लगते हैं। ठीक है, जब ये यहाँ पहुंचते हैं तो MnO2 से क्रिया करते हैं और MnO2 से क्रिया करके क्या बना लेते हैं, Mn2O3 और क्या बन गया, पानी बन गया। ठीक दोस्तों, तो ये जो H+ आयन थे ये अपने प्लस आयन को रिलीज करते हैं, किसको दे देते हैं, कार्बन की छड़ को। तो कार्बन का छड़ क्या हो गया, सॉल्यूशन के कंपैरिजन में धनात्मक हो गया दोस्तों। तो एक हो गया ऋणात्मक और एक हो गया धनात्मक, यानी कि जो जस्ते का छड़ है ये हो गया ऋणात्मक, यानी ये किस तरह कार्य करेगा दोस्तों, ये कार्य करेगा कैथोड की तरह। ठीक है दोस्तों, और ये जो है हमारा कार्बन की छड़ ये क्या बन गया है हमारा, ये बन गया पॉजिटिव। तो ये कार्य करेगा किस तरह, एनोड की तरह। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही इनको हम परिपथ में कोई भी चीज हम मानो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, लगाते हैं, तो परिपथ में क्या होगी, धारा प्रवाहित होने लगेगी और हमारा जो भी है बल्ब या जो भी वो जलने लगे दोस्तों, और इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएंगे, कैथोड से एनोड की ओर चलने लगेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी क्रिया विधि। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है, यहाँ पर 3 प्रकार की चीजें हैं, 2 इलेक्ट्रोड है और सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में NH4Cl का विलयन रखा हुआ है, जो जैसे ही धारा हम लेते हैं तो ये अपने क्या होता है, आयनों में क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा और क्या क्या बनेगा, अमोनिया बनता है, 2H+ आयन बनता है, क्लोरीन आयन बनता है। ठीक दोस्तों, आप देखते हैं जस्ते की छड़ पर हम, तो जस्ते की छड़ में क्या होता है, Zn जो होता है वो अपने आयनों में क्या होगा, टूटेगा और क्या बनेगा, Zn++ आयन बन जाएगा। और 2 इलेक्ट्रॉन को जो लिया था, लेकर के जो Zn था, ठीक है, उसको क्या करेगा, दे देगा वो। तो उसने क्या किया, जस्ते की छड़ पर वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया। ठीक है, अब जब इन दोनों अभिक्रिया, इसको और इसको मैंने आपस में कंबाइन किया तो क्या मिला है, Z टेट्राएमीन आयन मिला, 2H+ आयन मिला और क्लोरीन आयन मिला। ठीक दोस्तों, तो ये 2H+ आयन चलने लगते हैं किस ओर, कार्बन की छड़ की ओर। यहाँ ये MnO2 से अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, Mn2O3+H2। ठीक दोस्तों, तो ये जो H+ आयन है ये प्लस आयन को रिलीज करते हैं किसको, कार्बन की छड़ को। तो कार्बन की छड़ बन जाता है धनात्मक और यहाँ पर जस्ते छड़ क्या बन गया है, ऋणात्मक, यानी ये क्या बन गया, कैथोड और ये बन गया एनोड। तो इससे हम इलेक्ट्रिसिटी इस प्रकार से ले सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई लेक्लांसी सेल की क्रिया विधि। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि MnO2 का कार्य क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये MnO2 है, ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर रहा है और उसको पानी में कन्वर्ट कर देता है दोस्तों, H2O में। हम जानते हैं हाइड्रोजन जो होता है, यदि वो हाइड्रोजन ये पानी में कन्वर्ट नहीं होगा तो हाइड्रोजन क्या होंगे, यहाँ पर इस प्रकार से वो जमा हो जाएंगे, हाइड्रोजन जमा हो जाएंगे दोस्तों चारों ओर, और हाइड्रोजन चारों ओर जमा हो जाएंगे कार्बन की छड़ की ओर। तो क्या होगी, अभिक्रिया मंद हो जाएगी। ठीक है, वहां पर चार्ज फ्लो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको पानी में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो Mn2O3 हाइड्रोजन को पानी में कन्वर्ट करता है दोस्तों। यदि हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी तो हमको धारा नहीं मिलेगी, क्योंकि जो चार्ज है, जो आयन है, उनकी गति रुक जाएगी। जो H+ आयन आ रहे हैं यहाँ पर MnO2 से विक्रिया कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उनकी गति क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, जब तक पानी में वो कन्वर्ट नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो Mn2O3 का कार्य क्या है, हाइड्रोजन आयन को पानी में कन्वर्ट करना। परंतु दोस्तों होता क्या है, ये जो Mn2O3 आयन है, जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो ये अभिक्रिया थोड़ी स्लो होती है, ये फास्ट नहीं होती है। यानी कि हाइड्रोजन का पानी में कन्वर्जन स्लो होता है दोस्तों। तो हाइड्रोजन का पानी में कन्वर्जन होने के लिए कुछ टाइम लगता है, इसलिए लेक्लांसी सेल से हम कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा प्राप्त नहीं कर पाते हैं दोस्तों, क्योंकि हाइड्रोजन को पानी में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, ये बहुत जल्दी नहीं होता, ये प्रोसेस स्लो होता है। तो इसलिए क्या होती है, लेक्लांसी सेल को हम उसी जगह पर यूज कर पाते हैं जहां पर हमको विद्युत धारा इंटरवल में चाहिए होता है। यानी कि हम थोड़ी धारा ले लिए, फिर हम रुक गए, फिर हम थोड़ी धारा ले लिए। तो इस प्रकार से जब हमको करंट जो होता है वो रुक रुक के चाहिए होता है, तो ऐसी जगह पर हम लेक्लांसी सेल का यूज करते हैं। कंटिन्यूअस धारा हम इससे प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि H2 का यानी हाइड्रोजन आयन का पानी में कन्वर्जन स्लो होता है। ठीक है, ये बहुत फास्ट नहीं होता, इसलिए कंटिन्यूअस पानी नहीं बन पाता हाइड्रोजन से। तो क्या होता है, धारा के मार्ग में रुकावट आ जाता है, ये जो आयन है, चार्ज है, ये गति नहीं कर पाते हैं, अभिक्रिया रुक जाती है। तो अभिक्रिया को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए इन हाइड्रोजन को पानी में कन्वर्ट करना जरूरी होता है।
ठीक है फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पर H2O बना है, H2O बनने के कारण इस सेल का रख रखाव आसान नहीं होता। ये पानी क्या होता है, सेल को संचारित कर देता है, ठीक है। यानी कि ये जिंक की छड़ और ये जो एनोड है कार्बन की छड़, इनको क्या करता है, इनका संचारण करता है। तो इनका रख रखाव भी क्या होता है, मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें पानी भरा होता है। तो दोस्तों ये लेक लांसी सेल की कुछ डीमेरिट्स हैं। पहला क्या कि कंटिन्यूअस जो हाइड्रोजन पानी में कन्वर्ट नहीं हो पाता, तो धारा क्या होती है, कंटिन्यूअस हमको नहीं मिल पाती। दूसरा पानी मिलता है, तो पानी मिलने से इसका रख रखाव में बाधा आती है और ये सेल को संचालित करना चालू कर देता है पानी, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, लेक लांसी सेल की कुछ डीमेरिट्स हैं दोस्तों। लेक लांसी सेल से हम जो वोल्टेज प्राप्त करते हैं वो होता है 1.5 वोल्ट। हम 1.5 वोल्ट का करंट हम इस सेल से हम प्राप्त करते हैं और ये एक प्राथमिक सेल है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा लेक लांसी सेल। अब हम देखते हैं शुष्क सेल क्या है, उसकी क्रियाविधि किस प्रकार से है, बनावट किस प्रकार से है, ठीक है दोस्तों। फ्रेंड तो देखते हैं हम यहाँ पर शुष्क सेल और लेक लांसी सेल में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों अलग है या सेम है। तो दोस्तों जो शुष्क सेल होता है ना, ये लेक लांसी सेल का ही परिष्कृत रूप होता है। तो फ्रेंड अभी हम देखते हैं शुष्क सेल और लेक लांसी सेल, ये दोनों अलग हैं या सेम हैं, देखते हैं। तो दोस्तों ये शुष्क सेल जो होता है ना, ये कोई अलग से सेल नहीं है, ये प्राथमिक सेल में ही लेक लांसी सेल का मॉडिफाइड रूप है। ये दोस्तों क्या हो रहा था, लेक लांसी सेल में हमको लास्ट में द्रव यानी कि पानी मिल रहा था। तो दोस्तों पानी मिलने के कारण इस लेक लांसी सेल को यूज करने में हमें कठिनाई हो रही थी। और ये जो पानी जो होता है क्या होता है, सेल को संचालित कर देता है। तो ये पानी दोष युक्त होता है दोस्तों, इस पानी को हम सेल में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस पानी को हटाने के लिए कुछ मॉडिफिकेशन किए गए हैं सेल में। तो जो मॉडिफिकेशन किए गए जो सेल बना उसी को हम कहते हैं क्या, शुष्क सेल। तो दोस्तों शुष्क सेल अलग से कोई सेल नहीं है, यह लेक लांसी सेल का ही परिष्कृत रूप या उसका मॉडिफाइड वर्जन है दोस्तों। देखिए इसमें क्या होता है, यहां देखिए यहां भी सॉल्यूशन में NH4Cl का सॉल्यूशन यूज किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। यानी कि वैद्युत घट जो द्रव है इसमें भी कौन सा है, NH4Cl है। यहां भी देखिए NH4Cl का ही सॉल्यूशन यहां भी यूज हम कर रहे हैं फ्रेंड, पर यहां पर हमको एक एक्स्ट्रा चीज जो है वो है ZnCl। तो दोस्तों यहां पर क्या मिला दिया गया है, NH4Cl के साथ में ZnCl का मिश्रण यहां पर मिला दिया गया है दोस्तों, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा हम यहाँ पर रसायन यूज कर रहे हैं, ZnCl जिंक क्लोराइड हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं दोस्तों। क्या होता है, ये जो पानी बनता है लेक लांसी सेल में, इस बनने वाले पानी से ये ZnCl जो है जिंक क्लोराइड, ये अभिक्रिया कर लेता है और ये पानी को अवशोषित कर लेता है। तो दोस्तों इस सेल में हमको पानी नहीं मिलता है, ये शुष्क होता है दोस्तों, इसलिए इसका नाम ही क्या है, शुष्क सेल या ड्राई सेल। तो ये लेक लांसी सेल का ही परिष्कृत रूप है, ये पानी को अवशोषित कर लेता है। अभिक्रिया जो बनने वाला पानी है उसको क्या करेगा, ये सोख लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक अतिरिक्त रसायन क्या यूज किए हैं हम, ZnCl। तो यहाँ पर खाली क्या था, NH4Cl था, तो यहाँ पर NH4Cl के साथ जिंक क्लोराइड मिला दिया गया है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए इसके बनावट और इसके बनावट में क्या अंतर है। यहाँ पर एक कांच की है, एक जार था। तो दोस्तों यहाँ पर जो कंटेनर है ये कांच का नहीं होगा, बल्कि ये जिंक का ही एक बेलनाकार पात्र होगा दोस्तों। इस प्रकार से ये जिंक का ही क्या होगा, ये जो बेलनाकार पात्र है पूरा यहां से यहां तक, ये स्वयं किसका बना हुआ है, ये जिंक का बना हुआ है, Zn का बना हुआ ही एक पात्र है दोस्तों, ठीक है। Zn का पात्र है। तो यहां भी देखिए क्या थी, Zn की एक छड़ लगी हुई थी कांच के बर्तन में। अब देखते हैं यहाँ पर जो अगला है, अंदर में क्या है, कार्बन की छड़ है। तो देखिए यहां भी क्या थी, कार्बन की छड़ लगी हुई थी ये अंदर में, ठीक है, कार्बन की छड़ लगी हुई थी। सॉल्यूशन कौन सा यूज कर रहे थे हम, यानी कि वैद्युत अपघट्य कौन सा यूज कर रहे थे, NH4Cl। यहां भी NH4Cl का विलयन ही यूज कर रहे हैं, बस यहाँ अंतर क्या है, ZnCl2 यूज कर लिया गया है, ठीक दोस्तों। तो यहाँ भी क्या है, कार्बन की छड़ है। ये बैटरी अपने घरों में देखी होगी, सब घर में रहती है। जो भी हम क्लॉक में जो बैटरी यूज करते हैं, जिसका एक सिरा निकला होता है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस होता है, जो हम LED जलाने के लिए यूज करते हैं, वो जो बैटरी जितनी भी हम यूज करते हैं दोस्तों घरों में, वो कौन सी है, वो ड्राई सेल, शुष्क सेल ही है दोस्तों, ठीक है। तो अंदर दोस्तों क्या होता है, अंदर में एक सरंध्र पात्र और रखा होता है। इस सरंध्र पात्र में क्या मिला होता है, MnO2 प्लस कार्बन। तो देखिए यहां भी एक सरंध्र पात्र था कार्बन की छड़ के अंदर की ओर, यहां भी क्या मिला हुआ था,
MnO2 प्लस कार्बन, तो यहाँ भी क्या है MnO2 प्लस कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऊपर में क्या होता है, सबसे ऊपर में एक फिर से सलंडर पात्र से पूरे तांबे के कंटेनर को ढक दिया जाता है और उसके ऊपर में ये जो कार्बन की छड़ है ये बाहर निकली होती है, ये बाहर निकली होती है और इस कार्बन की छड़ में ऊपर से हमें पीतल की टोपी लगा देते हैं, पीतल का कैप लगा देते हैं। ठीक है, ताकि हमारा कार्बन की छड़ को मॉइस्चर से वो संक्रमित ना हो पाए। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो सलंडर पात्र लगाया गया है और पीतल की छड़ का कार्य क्या है, जो मॉइस्चर है यानी कि जो एटमॉस्फेरिक जो ह्यूमिडिटी है या मॉइस्चर है उससे हमारा क्या है सेल सुरक्षित रह सके, इसलिए सलंडर पात्र लगा दिया गया और ऊपर में पीतल की कैप लगा दी गई, हमारा कार्बन का छड़ क्या रहेगा सुरक्षित। तो दोस्तों बनावट में बस अंतर है, यहाँ पर हम एक कांच का बर्तन यूज करके जिंक कंटेनर को ही पूरा एक कंटेनर रूप में ले लिए और ये जिंक का जो पूरा कंटेनर है ये पूरा का पूरा दोस्तों किस तरह कार्य करेगा, ये रीढ़ ध्रुव की तरह कार्य करेगा। यहाँ पर अलग से छड़ लिए थे, जस्ते की छड़ हमने लिया था यहाँ पर जो रीढ़ ध्रुव की भांति कार्य कर रहा था, तो यहाँ पर पूरा कंटेनर ही जो है वो रीढ़ ध्रुव की भांति कार्य करेगा। और कार्बन की छड़ किस तरह कार्य करेगा, धन ध्रुव की। तो यहाँ पे देखिए जो कार्बन का छड़ है वो किस तरह कार्य कर रहा था, पॉजिटिव टर्मिनल की तरह कार्य कर रहा था। दोस्तों क्रिया विधि, रासायनिक अभिक्रिया सब कुछ सेम है, बस डिफरेंस सिर्फ बनावट में है। तो यदि आपको ये पूछता है कि शुष्क सेल की क्रिया विधि लिखिए या लेक्लांसी की क्रिया विधि लिखिए, तो जो मैंने आपको लेक्लांसी में बताया मैंने रासायनिक अभिक्रियाएं, वो सेम टू सेम अभिक्रियाएं किनके लिए होगी, शुष्क सेल के लिए होगी दोस्तों। ठीक है, तो बस बनावट में अंतर है यहाँ पर। और हमने यहाँ पर क्या किया है, ZnCl2 यूज किया है। ये ZnCl2 क्या करेगा दोस्तों, ये इस पानी को जो लेक्लांसी सेल में जो पानी बन रहा था लास्ट में अभिक्रिया में, इस पानी को क्या करेगा वो अवशोषित कर लेगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया है हमारा प्राथमिक सेल में खत्म, लेक्लांसी सेल और शुष्क सेल। अगला हम पढ़ेंगे द्वितीयक सेल, जिसमें हम पढ़ेंगे सीसा संचायक सेल।